लगातार हम हाथरस हादसे की खबर के हर पहलू को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस भगदड़ में, इस हादसे में 116 लोगों की जान चली गई, लेकिन जिस बाबा के नाम पर यह सत्संग आयोजित हुआ, जिस बाबा के नाम पर लाखों की भीड़ हाथरस में जुटी, जिस बाबा की कार की धूल लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई, उस बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। केवल इतना ही नहीं, एक और बात, जो सेवादार हैं बाबा के, उनका कहना यह था कि बाबा हादसे के बाद आश्रम में आए, लेकिन जो मौके पर पुलिस है, यानी कि आश्रम के बाहर जो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, उस पुलिस का कहना यह है कि बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। ऐसे में सवाल बड़ा यह हो जाता है कि सत्संग करने वाला ये बाबा कहां है। बाबा के सेवादार और सुरक्षा गार्ड कह रहे हैं कि बाबा हादसे के बाद कल दोपहर 3 बजे ही मैनपुरी के आश्रम आ गए थे, लेकिन आज सुबह जब मैनपुरी आश्रम में तैनात पुलिस से एनडीटीवी ने बाबा को लेकर सवाल किए, तो पुलिस का कहना है कि बाबा मैनपुरी आश्रम में मौजूद नहीं है। बाबा आखिर है कहां? ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच दूसरी बड़ी खबर इस हादसे को लेकर यह है कि पुलिस की जो एफआईआर सामने आई है, आपको हम बता दें कि इस एफआईआर की कॉपी एनडीटीवी के पास है। इस एफआईआर में बाबा भोलेनाथ को आरोपी नहीं बनाया गया है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, इस एफआईआर में बाबा भोलेनाथ को आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि पुलिस बाद में बाबा का नाम जोड़ सकती है, लेकिन फिलहाल एफआईआर में नाम नहीं है। पुलिस ने फिलहाल इस हादसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत केस दर्ज किया है। खुद सीएम योगी कुछ देर में हाथरस पहुंचने वाले हैं, जहां वो घायलों का हाल जानेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि आपको बताएं कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन पहले ही कर दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले की रिपोर्ट सौंपी जाए, उन कारणों का पता लगाया जाए जिनकी वजह से यह हादसा हुआ था। इस हादसे के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनको चिन्हित किया जाए, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से जब बातचीत की, तो उन्होंने एक बड़ी बात भी इस मामले को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि जांच के 2 पहलू हैं। पहला पहलू, हादसे की वजह क्या है, यह हादसा है, यानी कि दुर्घटना जो हुई है यह हादसा है या फिर कहीं कोई साजिश तो नहीं। तो दोनों ही पहलू इस जांच का हिस्सा रहेंगे। इस जांच के दोनों पहलू को कवर किया जाएगा। सीधे हम आपको बता दें कि इस खबर को बताने के लिए, इसके हर पहलू को बताने के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हैं। रवीशा आश्रम के बाहर मौजूद हैं, इसके अलावा मुकेश हमारे साथ हैं और भी 2 संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद रहेंगे, जिससे कि आपको हर पहलू की जानकारी हम दे सकें। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बाबा के सेवादारों ने एनडीटीवी पर साफ कहा कि वो हादसे के बाद दोपहर 3 बजे मैनपुरी के आश्रम पहुंच गए थे। और क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया गया नहीं, मीडिया नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे की। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं। रमेश चंद जी, आप यहाँ पे बाबा जी के आश्रम बैठे हैं। बाबा जी कब आए थे और कहाँ इस समय बाबा जी? बाबा जी हाथरस से आए थे। कहाँ है बाबा जी? बाबा जी प्रवास में हैं। किस टाइम आ गए थे, लगभग कोई आइडिया है? हमारे हिसाब से 2:30 बजे आ गए थे। ये प्रवास आश्रम कहाँ पर स्थित है? जो बिस्वा में है। तो सुना आपने, जो बाबा के सेवादार हैं वो कह रहे हैं कि बाबा आश्रम पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब दोपहर 3 बजे बाबा यहां पहुंच गया, तो पुलिस ने उससे पूछताछ क्यों नहीं की। और सुबह जो 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का काफिला आश्रम से बाहर निकला, क्या उस काफिले में बाबा भोलेनाथ भी शामिल थे? सीओ साहब हमारे साथ में हैं। सर, यहाँ पर हैं अभी बाबा की नहीं अपने आश्रम में? जब कल ही बता चुका कि हम जब यहाँ आए थे तो बाबा तो है नहीं यहाँ पर।
अच्छा, बाबा नहीं है, लेकिन उनके जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो कल कह रहे थे कि 3 बजे के बाद में बाबा यहाँ पर आए थे। आपसे कहोगे, मुझे तो नहीं कहे सर हमारे पास बाइट है उनकी, वो आपसे कहोगे, हमसे तो नहीं कहे ना। अच्छा, हमसे तो नहीं कहे। अच्छा अच्छा, तो बाबा के खिलाफ में मुकदमा तो दर्ज हो गया है? अब ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। जानकारी नहीं। तो बाबा कहाँ हैं, पुलिस को नहीं पता। बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ, पुलिस को नहीं पता। सवाल लिहाजा पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस बल आश्रम के बाहर मौजूद है, लेकिन बाबा की मालूमात क्यों नहीं है। खैर, हम सीधे रुख करेंगे सबसे पहले मुकेश का। मुकेश, जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं घटनास्थल का मुआयना करने के लिए, मौके का जायजा लेने के लिए। क्या जानकारी आपके पास है सीएम की इस दौरे को लेकर और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो सुबह करीब 10:30 बजे हाथरस पहुंचेंगे। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ है वो यहां पर भी आ सकते हैं। और हाथरस का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पर लोग भर्ती हैं और वहां पर कुछ शव रखे हुए हैं, वहां पर वो लोगों से मिलने जा सकते हैं, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो सुबह 10:30 बजे का प्रोग्राम है, जब जो सीएम हैं वो हाथरस में होंगे। इसके साथ ही जहां पर मौके पर मैं हूं, यहां पर अभी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर हमारे हाथ लगी है, इस पूरे घटनाक्रम की जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर हाथरस के सिकंदरा मऊ थाने में दर्ज हुई है। और ये जो एफआईआर है बीती रात करीब 10:15 बजे दर्ज हुई है। उस थाने के एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी तरफ से ये केस दर्ज कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो 80,000 लोगों के आने के लिए जानकारी मिली थी कि जो ये सत्संग हो रहा है इसमें 80,000 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख लोग पहुँच गए। जो व्यवस्थाएं थी वो 80,000 लोगों के लिए की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 80,000 लोग भी अगर होते तो क्या 80,000 लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पर थी? क्योंकि केवल 40 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे, जो 80,000 लोगों को भी नहीं संभाल सकते थे। एफआईआर के मुताबिक यहाँ पर 2.5 लाख लोग हो गए और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं। जो बाबा भोले हैं, जब वो यहाँ से निकले तो लोग उनकी धूल लेने के लिए, जो गाड़ी के टायर की धूल होती है वो लेने के लिए उनकी गाड़ी के आसपास टूट पड़े। और क्योंकि आसपास महिलाएं और बच्चे थीं, तो पीछे जो खेत है वहां पर भगदड़ हुई और भगदड़ की चपेट में अधिकतर महिलाएं और बच्चे आ गए। जी, आता हूं मुकेश आपके पास। मैं सीधे रवीश का यहां पर रुख करना चाहूंगा, जो आश्रम के बाहर मौजूद है मैनपुरी में। रवीश, जैसा कि मुकेश बता रहे थे कि जब बाबा भोलेनाथ की गाड़ी निकली तो उस गाड़ी की धूल लेने के लिए, उस गाड़ी की धूल को अपने सरमाथे पर लगाने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, नेता विपक्ष ने शोक व्यक्त किया, तमाम नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं, पूरे देश को इस हादसे से पीड़ा हुई है, लेकिन क्या इस आश्रम की तरफ से, क्या बाबा की तरफ से कोई शोक संदेश आया है इस घटना को लेकर? कोई औपचारिक बयान, कोई औपचारिक स्टेटमेंट, बयान जारी हुआ है? अनंत, ये आप देखिए कि बहुत ही इस पूरे घटना का एक दर्दनाक पहलू ये है कि हाथरस में हादसा होता है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद में बाबा दोपहर को 3 बजे इस आश्रम में आते हैं। और कल जब हम लोग रात को यहां पर पहुंचे तो बाकायदा ये आश्रम सजा हुआ था, फूल लगे हुए थे और बाबा की जो आगमन की जो तैयारी थी, जो उनके स्वागत सत्कार की तैयारी थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर थे। सैकड़ों समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। कई बार जो स्थानीय रिपोर्टर हैं यहाँ के, उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की बाबा से, लेकिन उसके बावजूद जो है ये आप देखिए कि इस तरह के 2 बड़े गेट लगे हुए हैं, उस गेट को बंद कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि जिस भोले बाबा के सत्संग के वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, आखिर क्या उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो आराम से इतनी बड़ी घटना होने के बाद में वो गाड़ी से यहाँ पर आते हैं अपने समर्थकों समेत और उसके बाद में इस आश्रम में तकरीबन 12 से 16 घंटे इस आश्रम में मौजूद रहते हैं वो अपने समर्थकों समेत, पुलिस भी यहाँ मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनकी तरफ से कोई शोक संतृप्त परिवारों को एक श्रद्धांजलि दी जाती है, ना ही कोई मीडिया से बात की जाती है, ना ही उन्होंने ये बताया कि आखिर ये घटना में किसकी गलती थी। तो बहुत सारे सवाल हैं।
सबसे अहम इसका पहलू यही है कि आखिर एक छोटी सी घटना जब होती है तो उस कार्यक्रम के तुरंत आयोजक और जो उस कार्यक्रम में शामिल होता है उससे पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन कल हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर पुलिस ने लिपापोती की। पुलिस की एक टीम यहां पर तकरीबन 7 बजे के आसपास में आती है, अंदर आश्रम में जाती है और मुश्किल से 15-20 मिनट के बाद में पुलिस की टीम बाहर आ जाती है और कहती है कि बाबा नहीं है। जबकि उसी के बाद में हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर हैं उन्होंने यहां पर पूछा और सेवादारों की बाइट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा यहां पर 2:30 से 3 बजे के बीच में यहां पर आए थे अपने दर्जनों समर्थकों समेत। तो कई सारे इस पूरे पहलू के सवाल हैं। और ये जो बात है कि आश्रम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जो पीड़ित परिवार हैं उनको कोई सांत्वना का मरहम नहीं लगाया गया, शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया तो आप ओन कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि हां सत्संग हुई, सत्संग में अव्यवस्था थी तो इसकी वजह से हादसा हो गया। उससे बचने की कोशिश, यानी कि अभी भी अपना बचाव देखा जा रहा है यहां पर। अनंत, जब आप धार्मिकता का पाठ इतने लाखों लोगों के बीच में पढ़ाते हैं तो क्या ये पाठ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि छोटी सी घटना पे आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? क्या आप एक धर्मगुरु हैं, एक कथित तौर पर एक बाबा हैं, तो क्या आप बिल्कुल पल्ला इस पूरे वाकये से छुड़ा सकते हैं? आपको तुरंत एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कल हमने अलीगढ़ के हॉस्पिटल में देखा कि किस तरीके से एक परिवार के 2-2, 3-3 लोगों ने उनकी अपनी जानें उन्होंने गंवाई और बाकायदा महिलाएं माथा पीट रही थी, उनके आंसू सूख गए आंखों के। तो इस तरीके का एक दर्दनाक वाकये के बाद में जिस आश्रम के अंतर्गत जिस सत्संग को करवाया जा रहा है, क्या उस आश्रम के प्रमुख की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब ये तो एक बहुत ही हैरानी की बात है कि उस पूरे जो है मुख्य आयोजनकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेवादारों की सारी जिम्मेदारी है जो सेवा आता हूं रवीश आपके पास मैं आता हूं। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया था, जिन्होंने एक बार फिर से संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ कहा है कि कमेटी बना दी गई है, जांच होगी और जांच के अंदर जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। ये आश्वासन योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात इसी दौरान उन्होंने कह दी, वो ये कि हादसा था या साजिश, यानी कि जांच का दायरा इन दो बिंदुओं के आसपास घूमेगा। इसकी तह तक जाएगी कमेटी जो जांच कर रही है टीम। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाते हैं आपको। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। सीधे हम रुक करेंगे, रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। रणवीर, मुख्यमंत्री खुद दौरा करने वाले हैं, पीड़ितों का हालचाल जानेंगे, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है इस दौरे से पहले, हादसा या साजिश, यानी कि जांच के दायरे में ये दोनों पहलू होंगे, जांच का दायरा जो है व्यापक रहेगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल ही जो बयान जारी किया था उसमें साफ कर दिया था कि ये अगर हादसा है तो भी जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी और अगर ये साजिश है तो निश्चित तौर पे जो लोग साजिश करता होंगे उन्हें ढूंढा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी एडीजी आगरा और डिविजनल कमिश्नर अलीगढ़ को दी गई थी, जो आज 24 घंटे के अंदर उन्हें एक रिपोर्ट सौंपनी है मुख्यमंत्री कार्यालय को, जिसमें उन्हें बताना होगा कि इस घटना की वजह क्या है, क्यों हुआ। जो प्राइमरीली कल रिपोर्ट आई, जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पहुंचे तो बताया गया कि जब कार्यक्रम खत्म हुआ और बाबा वहां से निकलने वाला था, उस वक्त भीड़ हो गई जो समर्थकों की, और समर्थक बाबा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे और एक के ऊपर एक वो लदते चले गए, गिरते चले गए और पास में एक नाला था, बहुत सारे लोग उस नाले में भी गिरे और उसके बाद वहाँ भगदड़ की स्थिति हुई जिसमें 116 लोग अभी तक जो प्राप्त सूचना है, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे जिनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में ये अगर हादसा है
तो हादसे में जिम्मेदार कौन है? क्या स्थानीय प्रशासन ने अगर अनुमति 80,000 की दी थी तो उस हिसाब से अरेंजमेंट किया था या नहीं किया था? अगर 80,000 की अनुमति थी और 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए तो ये जो बढ़ी हुई संख्या थी उस हिसाब से अरेंजमेंट्स किए गए कि नहीं किए गए? उन लोगों को भीड़ इकट्ठी करने से मना किया गया या नहीं किया गया? क्या जो आयोजक थे उन लोगों की तरफ से कुछ और लापरवाही हुई थी भीड़ को रोकने की, क्राउड मैनेजमेंट की? तमाम ऐसे पहलू हैं। इन सारे पहलुओं को लेकर के इस बात की जांच हो रही है कि आयोजनकर्ता और साथ साथ अगर स्थानीय प्रशासन जो भी जिम्मेदार होगा उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि कार्रवाई होगी। और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, लखनऊ से निकलेंगे, आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से वो हाथरस पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो पीड़ित हैं, उनके परिजनों से मिलेंगे, जो मृतक हैं उनके परिजनों से, जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद अधिकारियों से पूछेंगे साफ साफ कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई। क्योंकि हाथरस जहाँ पर कल परमिशन के बाद ये जो आयोजन हो रहा था उस आयोजन के में जो अरेंजमेंट्स थे, जिस तरह की तस्वीरें आई, बहुत बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ के बीच में जब ये घटना घटी उसके बाद प्रशासन ने किस तरह के इंतज़ाम घटना घटने से पहले किए थे और घटना घटने के बाद किस तरह के इंतज़ाम किए, ये कई सवाल हैं जो आज मुख्यमंत्री जब मौके पर पहुंचेंगे तो सवाल करेंगे। जी बिल्कुल, हादसे का जिम्मेदार कौन, जब ये जिम्मेदारी वाली बात आती है तो इसमें आयोजक भी आ जाते हैं जांच के दायरे के अंदर। ये भी देखा जाएगा कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, स्थितियों का जायजा पूरी तरीके से लिया गया नहीं लिया। लेकिन जब बात आती है साजिश की, तो अगर कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उसमें अगर साजिश के क्लू ढूंढे जा रहे हैं तो इस साजिश को रोकना जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिए क्या फ्रेमवर्क होता है, इसके लिए क्या एसओपीज होते हैं कि कोई असामाजिक तत्व सक्रिय होकर कोई दुर्घटना को अंजाम ना दे दे? देखिए, कई बार ऐसा होता है जब बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें माहौल ख़राब करने के लिए कुछ अराजक तत्व शामिल होते हैं और कोई किसी को धक्का दे दिया, किसी ने किसी को मार दिया या कुछ इस तरह की घटना जानबूझकर करते हैं ताकि माहौल बिगड़े। तो क्या इस तरह का भी एक एंगल है? इसको इसलिए लेकर के चला जा रहा है, ये नहीं है कि कोई साजिश ही है, लेकिन साजिश के एंगल से भी जांच इसलिए होगी क्योंकि बड़ी भीड़ थी और इस भीड़ में अचानक इतनी बड़ी जो घटना हुई है इसके पीछे क्या कोई प्लान्ड वे में इसको घटना घटित की गई है या फिर ये घटना घटती चली गई? जैसे बाबा आए, बाबा का पैर छूने के लिए समर्थक आए और समर्थक वहाँ एक के ऊपर एक गिरना शुरू हो गए और उसको देख करके भगदड़ मची और भगदड़ में 116 मर गए। ये एक एंगल है, लेकिन दूसरा एंगल ये हो सकता है कि उस बड़ी भीड़ में माहौल ख़राब करने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए साजिश हो। तो ये दो ऐसे एंगल हैं जिन दोनों एंगल्स पर ये पूरी जाँच जो है वो की जाएगी और उसके बाद जो भी एंगल निकल करके आएगा उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जी रणवीर, आपसे हम संपर्क में आगे भी रहेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन हाथरस हादसे पर हमारी ये विशेष कवरेज, महा कवरेज लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जिससे कि हर पहलू को आप तक हम पहुंचा सकें। सीधी सटीक जानकारी, अपडेटेड जानकारी आपको लगातार हम इस मामले में देते रहें।